नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन और सिंपल समस्या के बारे में डिस्कस करूँगी, जिसे फाइब्रॉइड कहा जाता है या रसौली कहा जाता है या बच्चेदानी की गांठ कहा जाता है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में काफ़ी सारे डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे हम इसे मायोमा भी कहते हैं या फाइब्रोलियोमायोमा भी कहते हैं। ये क्या होता है, किन कारणों से डेवलप होता है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या माने गए हैं। साथ ही आप नेचुरल ट्रीटमेंट को फॉलो करके, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को फॉलो करके इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, इसमें जो होने वाली सर्जरीज़ होती हैं उससे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि अगर आपकी रिपोर्ट्स में फाइब्रॉइड आया है या बच्चेदानी में गांठ की समस्या आई है, तो आप घबरा जाते हैं कि आपको कहीं कैंसर की समस्या ना हुई हो, क्योंकि कई महिलाएं चिंता करने लगती हैं कि फाइब्रॉइड की समस्या है या रसौली की समस्या है तो वो आगे कैंसर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो रसौली होता है या फाइब्रॉइड होता है एक तरह का नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है, एक तरह का बिनाइन ग्रोथ होता है, जिसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये कैंसर स्टेज में डेवलप हो जाए। जो फाइब्रॉइड होता है आपका एक सिंपल मांस का बना हुआ गांठ होता है, मतलब मस्कुलर टिश्यूज़ की एक गांठ होती है, बहुत ही सिंपल सी गांठ होती है जो आपकी बच्चेदानी में मिलती है, मतलब आपके यूट्रस में मिलती है। ये जो गांठ होती है आपकी यूट्रस में किसी भी लोकेशन पर मिल सकती है, मतलब जो यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं उसमें ये कहीं पर भी मिल सकती है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर की लेयर जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा, बीच वाली लेयर जिसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर और आउटर की लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं सिरोसा। तो इन तीनों लेयर्स में से, या फिर कभी कभी आपके सर्विक्स में, मतलब जो यूट्रस का जो सबसे निचला पोर्शन होता है सर्विक्स, वहाँ पर भी ये गांठ कभी कभी मिल सकती है। अब इसके साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ होता है एक मटर के दाने से लेकर एक फुटबॉल के आकार तक का भी हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि इसका साइज़ कैसा है और उसकी लोकेशन कैसी है। अब मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो फाइब्रॉइड होती है, मतलब गांठें होती है और सिस्ट होती है। कई बार लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि फाइब्रॉइड को भी वो सिस्ट का नाम देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो रसौली है या बच्चेदानी की गांठ है और सिस्ट है, दोनों में अंतर होता है। जो सिस्ट होती है वो भी एक गांठ होती है, लेकिन उसमें एक लिक्विड पाया जाता है, किसी तरह का तरल पदार्थ मिलता है या फ्लूइड मिलता है, तो उसे हम कहते हैं सिस्ट। ये भी किसी भी आकार की मिल सकती है, छोटे या बड़े आकार की, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जो रसौली या फाइब्रॉइड है वो बस एक मांस की गांठ होती है। अब मैं बात करूंगी कि इसके आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसके जो लक्षण है, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि इसके जो लक्षण है इसकी लोकेशन पर डिपेंड करते हैं कि आपके जो फाइब्रॉइड है, आपकी जो गांठें हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है। अगर आपके फाइब्रॉइड या गांठ या रसौली यूट्रस की सबसे अंदर वाली लोकेशन पर है, मतलब जो अंदर की परत है जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा, उस फाइब्रॉइड को नाम दिया जाता है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। ये जो गांठ होती है, अगर ये सबसे छोटी गांठ भी है, बहुत कम साइज़ की भी होती है, तो ये आपको सबसे ज़्यादा सिम्टम्स देती है, मतलब सबसे ज़्यादा लक्षण जो मिलते हैं वो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड के ही मिलते हैं। दूसरा जो गांठ होती है बीच वाली लेयर की, मतलब मायोमेट्रियम की जो गांठ होती है जिसे हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, ये भी आपको लक्षण देती है, लेकिन अंदर वाली लेयर से थोड़ा कम आपको लक्षण दिखते हैं। और जो सबसे बाहर की जो परत होती है, मतलब जिसे हम कहते हैं सिरोसा, या जिस फाइब्रॉइड को नाम दिया जाता है सब सिरोसल फाइब्रॉइड, ये देखा जाता है कि कई बार पेशेंट में जो रसौली मिलती है, गांठें मिलती है, बहुत बड़े आकार की भी मिलती है, लेकिन वो पेशेंट को किसी तरह का लक्षण नहीं दे रही है, किसी तरह की परेशानी नहीं देती हैं। तो जो सबसे कम लक्षण देने वाली जो गांठें होती है वो होती है आपकी सब सिरोसल फाइब्रॉइड, या फिर सबसे बाहर की जो गांठें होती हैं। और कई बार ये गांठें आपके सर्विक्स में भी मिलती है, इस वजह से आपको कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी परेशानी होती है। तो
ये कुछ ऐसे फैक्टर है कि इसके लक्षणों को इसमें कैटेगराइज किया जाता है कि किस तरह के लक्षण आपको किस तरह की गांठों में मिल सकता है। अब इसके जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स आप फेस कर सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग, मतलब इसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी हैवी होती है, काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम तक चलती है। काफ़ी बार महिलाएं महसूस करती हैं कि एक महीने में उनका 2 या 3 से बार मेंसेस आ जाता है, पीरियड्स आ जाते हैं, या अर्ली मेंसेस की उनको समस्या होती है। दूसरा, इसमें पेल्विक पेन होने लगता है, मतलब पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें उनको काफ़ी दर्द महसूस होगा, भारीपन महसूस होता है, पेट काफ़ी फुला फुला सा महसूस करता है, ब्लॉटिंग फील करती हैं वो। कई बार उनको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी की भी परेशानी हो जाती है, मतलब बार बार उनको यूरिन जाने की समस्या हो जाती है, क्योंकि आपका जो यूट्रस है उसके फ्रंट में, मतलब आगे की ओर पेशाब की थैली होती है, मतलब जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और जब फाइब्रॉइड अपना आकार बढ़ाता जाता है तो वो ब्लैडर पर प्रेशर देता है और आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। या कई बार आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की भी शिकायत हो सकती है, या फिर बार बार स्टूल भी आपको जाना पड़ सकता है, मतलब बार बार फ्रेश होने आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि ब्लैडर के क्योंकि यूट्रस के पीछे की ओर आपका रेक्टम लोकेटेड होता है, तो वो भी उस पर प्रेशर मार सकता है और अपने सिम्टम्स शो कर सकता है। या फिर जो महिलाओं में एनीमिया की कंडीशन है वो भी देखने को मिल सकती है। हैवी ब्लड लॉस की वजह से जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी काफ़ी लो हो जाता है और एनीमिया कॉज करता है। या फिर जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती हैं या कंसीव करना चाहती हैं उनमें भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो फाइब्रॉइड है वो इनफर्टिलिटी का भी कॉज करता है। कई बार जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर भी जाती हैं तो उनमें भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि इसमें हैवी ब्लीडिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो बार बार मिसकैरेज होना, अबॉर्शन होना ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली मिलता है। और अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो भी जाती है तो फीटस की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, या फिर प्री टर्म डिलीवरीज़ के भी चांसेस इसमें काफ़ी हाई होते हैं। तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं महिलाओं को फेस करनी पड़ इसमें काफ़ी ज़्यादा रेडिएटिंग पेन भी महसूस होता है। कई बार महिलाएं फील करती हैं कि पैरों की ओर नीचे दर्द जा रहा है या पीठ में दर्द, और कई बार इसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, सीवियर ब्लीडिंग होने की वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम है जो इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है कि जो 70% केसेस होते हैं फाइब्रॉइड के या रसौली के, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, क्योंकि कई बार महिलाएं किसी और वजह से अपना टेस्ट करवाती हैं या सोनोग्राफी करवाती है, अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं और उनकी रिपोर्ट्स में आ जाता है कि उनको फाइब्रॉइड है, उनके गर्भाशय में या बच्चेदानी में किसी तरह की गांठ पड़ी हुई है, और वो चिंता करने लगती हैं कि उनको फाइब्रॉइड की समस्या है या रसौली हो गई है, अब उनको क्या करना चाहिए। हड़बड़ा जाती हैं, घबरा जाती हैं, और उनको एकमात्र इसका ऑप्शन समझ आता है कि उनको इसकी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। लेकिन इन बातों से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब आपको किसी तरह का अगर लक्षण ये नहीं दे रहे हैं, तो इसमें आपको किसी तरह की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस आपको हर 6-7 महीने में अपना एक रूटीन चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, अपना अल्ट्रासाउंड आपको ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि फाइब्रॉइड की टेंडेंसी होती है कि अपना साइज़ धीरे धीरे बढ़ा। तो बस इसमें आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपका जो साइज़ है फाइब्रॉइड का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं इसमें डिस्कस करूँगी आपसे कि जो फाइब्रॉइड है एक एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर माना जाता है, मतलब हार्मोनल डिपेंडेंट ट्यूमर होता है ये। जनरली ये एक चाइल्ड बियरिंग एज में ही आपको मिलेगा, कि जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है 15 to 45 ईयर की एज, लेकिन कॉमनली जो आपको रसौली की समस्या मिलेगी 30 से 40 वर्ष या 45 वर्ष की एज में ही ये ज़्यादातर देखने को मिलती है, और 20 से 25% महिलाओं में फाइब्रॉइड की समस्या देखने को मिलती है। मतलब 4 महिलाएं हैं तो उनमें से 1 महिला को रसौली की समस्या होती है। तो इसमें आपको ये घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि अगर आपको फाइब्रॉइड है या रसौली है तो आप इसमें किसी तरह का एडवांस आप ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें या सर्जरी का ही एक ऑप्शन आप लें, ऐसा आप बिल्कुल ना करें,
क्योंकि जो आपके हार्मोनल चेंजेस हैं वो सबसे ज़्यादा आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही चलते हैं, और जब आपका मेनोपॉजल स्टेज आ जाता है, मतलब मासिक धर्म आपका बंद होने लगता है, तो आपके जो हार्मोन है वो भी धीरे धीरे अपना लेवल कम कर देते हैं। और उसी तरह से फाइब्रॉइड में भी होता है कि वो अपना साइज़ धीरे धीरे श्रिंक कर देता है या रिड्यूस कर देता है। तो इसमें आपको बिल्कुल ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ ज़्यादा इसमें सिम्टम महसूस करें, आपको हैवी ब्लीडिंग हो या जो लक्षण मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, इस तरह के लक्षण आप महसूस कर रहे हैं, तो ही आपको इसमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूंगी इसके ट्रीटमेंट की कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। अगर आप मॉडर्न मेडिसिन की ओर जाए तो आपको हार्मोनल थेरेपी का ऑप्शन दिया जाता है या फिर आपको सर्जरीज़ का ऑप्शन दिया जाता है। हार्मोनल थेरेपी अगर फेल हो जाती है तो आपको सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है कि आपको या तो मायोमेक्टमी करवाना चाहिए या फिर हिस्टेरेक्टमी कराना चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि मायोमेक्टमी कब प्रेफर की जाती है मॉडर्न मेडिसिन में। जब आप या तो प्रेगनेंसी अपनी प्लान कर रहे हैं, या अभी आपकी प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं, या आगे आप बेबी करना चाहते हैं, या फिर आपकी एज अभी बहुत कम है, मतलब 30 से 40 वर्ष की आपकी एज है, तो उसमें भी आपको मायोमेक्टमी का ऑप्शन दिया जाता है। मतलब जो आपकी फाइब्रॉइड होती है, गांठें होती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया जाता है हिस्टेरेक्टमी का। जब आपकी एज 45 से ऊपर हो जाए या फिर आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, क्योंकि देखा गया है कि जैसे जैसे मेनोपॉजल स्टेज आती है तो आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट भी फेल होता जाता है, वो काम नहीं करता है, तो आपको हिस्टेरेक्टमी का ऑप्शन दिया जाता है। मतलब आपको यूट्रस रिमूव करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। लेकिन ये एक तरह का सेफ मेथड नहीं होता है, एक तरह की सर्जरी है जो आपको अननेसेसरी अगर करवानी है, जो आपको नेचुरल वे में ठीक कर सकती है, जो मेडिसिन अगर आप उनका हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो उस वजह से आपको सर्जरी अगर करवानी पड़ रही है तो वो आपके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्क देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है कि ये बार बार बन जाता है। अगर आप मायोमेक्टमी करवाते हैं, मतलब फाइब्रॉइड को रिमूव भी करवा लेते हैं, तो इसका जो टेंडेंसी है कि आपको फाइब्रॉइड दोबारा हो सकता है, दोबारा ये डेवलप हो सकता है। और हिस्टेरेक्टमी में अगर आप अपना यूट्रस ही रिमूव करवा देते हैं तो आपको एक आर्टिफिशियली मेनोपॉज दे दिया जाता है। मतलब जो आपका मासिक धर्म बंद करने की एक जो प्राकृतिक जो चक्र होता है, वो अगर आर्टिफिशियली बंद कर दिया जाए तो उसमें आपके जो सिम्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं। मतलब क्योंकि एक जो नेचुरल जो मेनोपॉज कंडीशन होती है उसमें ही महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती है, जैसे हॉट फ्लशेस आना, पैर दर्द, हाथ पैर दर्द होना, कमर दर्द होना, और जी घबराना, बार बार एंग्जाइटी फील होना, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लक्षण उनको फेस करने पड़ते हैं। मेंटली या इमोशनली भी वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है, अपसेट हो जाती है, बार बार उनके मूड स्विंग्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और जब आप इन्हीं एक नेचुरल प्रोसेस को एक आर्टिफिशियली मैनेज करते हैं तो वो अपने जो सिम्टम्स है और ज़्यादा एग्रावेटेड फॉर्म में देता है, और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आपको सिम्टम्स देते हैं। तो आप इनको एक नेचुरल वे में ठीक कर सकते हैं, एक नेचुरल ट्रीटमेंट लेकर आप इनको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके, उनको फॉलो करके अपनी इस फाइब्रॉइड की समस्या को ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अपने जो सिम्टम्स हैं, हैवी ब्लीडिंग्स होना, पेल्विक पेन होना, या अदर जो सिम्टम्स हैं, उनको भी आप इसमें कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉमन समस्या है महिलाओं में, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप अपने कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।